सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके लघुत्तरी क्वेश्चंस भी हैं कुछ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टाइप ऑफ स्पीड यानी चाल के प्रकार, ठीक है। यहाँ पर चाल के प्रकार के बारे में बताना, तो चाल के प्रकार होते हैं निम्न हैं, ठीक है। एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल है, ठीक है। तीन प्रकार की जो चालें होती है। यदि कोई गतिमान, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक समान चाल। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है, तब वस्तु की चाल एक समान चाल कही जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तब वह वस्तु चाल असमान चाल कही जाती है। औसत चाल क्या हो जाता है? यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है, तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी को यात्रा में लगे कुल समय से भाग करके वस्तु की औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर सूत्र बनता है कि औसत चाल का सूत्र V बराबर, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं औसत चाल, ठीक है। V बराबर S/T। S क्या होता है? कुल तय की गई दूरी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कुल दूरी तय करने में लगा समय यानी टाइम। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गति किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गति किसे कहते हैं। तो यदि समय के साथ किसी वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे वस्तु में गति कहते हैं, ठीक है। वस्तु की गति कहते हैं। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन कि दोलन गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति दोलन गति कहलाती है। बल को परिभाषित कीजिए। तो बल को परिभाषित करने के सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक दूसरे पर आरोपित करती है, ठीक है। वह धक्का या खिंचाव है जो एक दूसरे पर आरोपित करती है, क्या? बल आरोपित करती है। अगला हमारा क्वेश्चन ये 2015 में पूछा भी गया है कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो माध्य स्थिति जो होती है उसके दोनों ओर गति करती है, ठीक है। उसकी स्थिति जो हो गई एक जगह पर हो गई और दोनों ओर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं, ठीक है। दोलन गति कहते हैं। तो किसी गतिमान, अगला हो जाएगा कि किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या लगा के? बल लगा के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि बल के कितने प्रकार होते हैं। तो बल के बेसिकली 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और विद्युतीय बल। ये हो जाएंगे इसके 5 प्रकार के बल। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गति के प्रकार, गति के कितने प्रकार होते हैं। तो गति के होते हैं 4 प्रकार। कौन कौन से? रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति तथा दोलन गति। ये हो जाएंगे इसके 4 प्रकार। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा घर्षण बल क्या होता है। 2016 और 19 दोनों में पूछा गया है ये। घर्षण बल क्या होता है? तो किन्हीं दो संपर्क तलों के बीच, ठीक है। घर्षण बल, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, घर्षण बल क्या होता है? दो संपर्क तलों के बीच, ठीक है, सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। जूते किस वजह से घिसते हैं? और घर्षण बल से घिसते हैं, ठीक है। कोई भी कल पुर्जे, कोई भी चीज़ अगर घिसती है तो वो घर्षण बल के कारण ही घिसती है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा घर्षण बल को कम करने के उपाय में मैंने आपको बताया था कि मशीनों के कल पुर्जे घिसने टूटने से बचाने के लिए उनमें क्या करते हैं, संपर्क तलों के बीच जहां पे घर्षण बल उत्पन्न हो रहा हो वहां पर स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनमें घर्षण बल को कम किया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोस द्रव और गैस में अंतर बताइए। बेसिकली अगर ठोस द्रव गैस में अंतर आप लोग सर्च करते हैं, ठीक है, ठोस द्रव गैस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वीडियो पर्टिकुलर उसके ऊपर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर टॉपिक आ गया तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया डिफरेंट अमाउंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर ये भी आप लोग सर्च करते हैं तो वीडियो आपको हाईफाई स्टडी की मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, तीनों देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा ठोस पदार्थों के अणु बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। और द्रव पदार्थों के जो अणु होते हैं पदार्थों की अपेक्षा, जो ठोस पदार्थों की अपेक्षा होती है वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, ठीक है। और गैस पदार्थों के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, उनमें कोई संपर्क नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा हो जाए कि ठोस पदार्थों की आकृति जो होती है वो निश्चित होती है
और द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। गैस में क्या होते हैं, इनकी आकृति और जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है, और ये बर्तन में रखने, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ही ग्रहण कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। क्या होते हैं, ये उसी का आकार ही ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि भौतिक मापन से आप क्या समझते हैं। तो भौतिक मापन का अर्थ होता है किसी भौतिक अवलोकन को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को भौतिक मापन कहा जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर हो जाता है दोस्तों कि लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का मानक मात्रक होता है मीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो आयताकार ठोस पदार्थों या वस्तुओं के तल का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है, और आयताकार तल की लंबाई और चौड़ाई बराबर होने पर तल का आकार वर्गाकार हो जाता है। तो वर्गाकार तल का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा की लंबाई स्क्वायर हो जाती है यहाँ पर। अर्थात किसी आयताकार सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनखंड के बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल का मानक मात्रक होता है वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी m का स्क्वायर, m स्क्वायर। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि शरीर का ताप किस तापमापी से मापते हैं। सभी को पता है, थर्मामीटर से मापते हैं। और वर्षा मापी मीटर या यंत्र जिसे हम रेन गैज के नाम से जानते हैं क्या होता है, क्या है। तो रेन गेज की सहायता से हम क्या करते हैं कि वर्षा की स्थिति को किलोमीटर में नापा जा सकता है। वर्षा को मापने के लिए एक चौड़े मुख का बर्तन लें जिसकी आकृति पेंदी से लेकर सिरे तक एक समान हो, और इस बर्तन को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां वर्षा का पानी बर्तन में गिरने में कोई रुकावट ना हो। तो इस प्रकार उस बर्तन में एकत्र हुए पानी को समय के आधार पर माप लिया जाता है, और यह जो प्रक्रिया होती है वर्षा मापी कहलाती है। आप लोग भी नाप सकते हैं कि किसकी स्पीड क्या है वर्षा की, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा ताप को समझाइए। तो ताप क्या होता है, देखिए कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है उसके मापन के पश्चात ही पता चलता है। वस्तु के मापन के पश्चात जो मान प्राप्त होता है उसे ही उस वस्तु का तापमान कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, उस वस्तु का तापमान कहा जाता है। उसके बाद हो जाएगा हमारा कि ये होता है कि वर्नियर कैलिपर्स जो होता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का चित्र ये सामने आप सभी के सामने दिया गया है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मापन की प्रणालियाँ, मापन की विधियों में से ये एक विधि भी है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स जो है, ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मापन की विधियाँ क्या होती हैं, मापन की निम्न विधियाँ होती हैं MKS पद्धति, CGS पद्धति और SI पद्धति, ठीक है। MKS पद्धति क्या होती है, यानी इस विधि में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोमीटर व समय को सेकंड में मापा जाता है, और यह इन इकाइयों के मात्रक हैं। CGS पद्धति क्या होती है, यानी इस विधि में लंबाई, समय और द्रव्यमान को मात्रकों की सहायता से मापा जाता है, और इसे CGS पद्धति कहा जाता है। उदाहरण में हो जाएगा हमारा लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है। अगला हो जाएगा हमारा SI पद्धति क्या होती है। यह पद्धति मापन की अंतर्राष्ट्रीय विधि है जो संपूर्ण संसार में प्रयोग की जाती है। इस विधि में लंबाई व भार के अतिरिक्त 4 मूल इकाइयाँ होती हैं, जिनमें से 2 को पूरक इकाई कहते हैं तथा उपर्युक्त 6 इकाई मूल भौतिक राशियाँ के मात्रकों को ही मूल राशियों के मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे हो जाएगा हमारा लंबाई का मूल मात्रक मीटर तथा विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है FPS पद्धति भी होती है, ठीक है। FPS पद्धति क्या होती है, यानी इस विधि में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान मात्रक पाउंड, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। और यह जो विधि होती है ब्रिटिश विधि कही जाती है, ठीक है। यह विधि जो है ब्रिटिश विधि कही जाती है, ठीक है। तो ये थे आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा इनको बताना आपके लिए ज़रूरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैं ये आपको बता रहा हूँ। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। और अगर PDF ये लेना चाहते हैं तो PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप जाके टेलीग्राम ऐप पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं हाईफाई स्टडी 94। वहाँ पे आपको इसी लोगों का मिल जाएगा चैनल, वहाँ को उसको आप ज्वाइन करिए। और इसमें जितनी भी PDF है सारी की सारी मैं अपलोड कर देता हूँ, जितनी भी वीडियो बनाता हूँ सारी PDF वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से उसको पढ़ भी सकते हैं ऑफलाइन मोड में भी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, अपने दोस्तों के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा।
ताकि उनको भी अच्छा इससे लाभ हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत।